वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के साथ अन्य भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वही प्रश्न है जो कि हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्न को हम लोग डिटेल में जानते हुए चलेंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, लेकिन प्रश्न देखने से पहले ये है कि आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप लोगों का सारा क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और कॉपी पेन लेकर के बैठ लीजिएगा, यानी कि जो भी चीज़ें नहीं मिलेगी उसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये चीज़ कि सबसे पहली चीज़ है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ये प्रश्न से ही एक और नया प्रश्न निकल करके सामने आया है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो सत्यशोधक समाज ने ज्योतिबा फुले यानी कि ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पर हम लोगों को आंसर बताना है कि इसमें से क्या होगा, कि क्या प्रयास उन्होंने किया था सत्यशोधक समाज के द्वारा। तो दंभी ब्राह्मणों तथा अनेक अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा की थी। दंभी ब्राह्मण और अनेक अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निजी जातियों की रक्षा की थी, नीची जातियों की। इसके बाद देखेंगे कि जाति प्रथा पर आक्रमण किया था। सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व भी किया था। और इसके साथ में देखेंगे अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो इनमें से क्या है जो कि सत्यशोधक समाज के द्वारा ज्योतिबा फुले ने किया था? तो सत्यशोधक समाज के द्वारा उन्होंने क्या किया था कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एक चीज़ साथ में और देखते हुए चलेंगे हम लोग कि ये क्या है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो स्थापना जो है ये 24 सितंबर कब की गई थी? 24 सितंबर 1873 को की गई थी। कब? 24 सितंबर 1873 को। और कहाँ की गई थी? तो पुणे में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो पुणे में की गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सत्यशोधक समाज का अर्थ क्या होता है। तो सत्यशोधक समाज का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? सत्य यानी कि सच, और शोधक मीन्स खोज करने वाला, यानी कि सत्य की खोज करने वाला जो समाज था उसे ही सत्यशोधक समाज कहा गया। निम्न में से जेम्स प्रिंसेप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप के संबंध में सत्य है? तो क्या है? मौर्य काल के विद्वान थे। क्या ये मौर्य काल के, मौर्य साम्राज्य के समय के विद्वान थे? तो ऐसा नहीं होगा, ये मौर्य काल के समय के विद्वान नहीं थे। अब देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि उपरोक्त में से दोनों, तो एक तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें से ये कट जाएगा। और अब यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। तो इस प्रकार से जेम्स प्रिंसेप के संबंध में जो कथन सत्य है वो क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे, और सही आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता कब हासिल की थी? तो इसने 1837 ईस्वी में। कब? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जीवक चिंतामणि जो है, तो यहाँ से एक सवाल निकल करके आता है कि जीवक चिंतामणि जो है वो कैसा ग्रंथ है? तो ये तमिल का गौरव ग्रंथ है। कौन सा है? तमिल का गौरव ग्रंथ है। या फिर पूछ दे कि तमिल का गौरव ग्रंथ कौन सा है? तो ये जीवक चिंतामणि है। तमिल का गौरव ग्रंथ कौन सा है? तो ये भी क्या हो जाएगा? जीवक चिंतामणि हो जाएगा।
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो जीवक चिंतामणि है ये किस धर्म से संबंधित है। तो क्या जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है या फिर ईसाई धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। ये क्या है? ये एक महाकाव्य है। क्या है ये? तो ये एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य की जो रचना है वो किसने करी है? तो ये तिरुतक्त देवर द्वारा इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? तो इसकी रचना जो है ये तिरुतक्त देवर के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ये जैन धर्म का है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो इसे 13 खंडों में विभाजित किया गया है और इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें 3145 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 3145 श्लोक हैं। तो यहाँ पर कितने प्रश्न निकल करके सामने आए कि तमिल का गौरव ग्रंथ कौन सा है? तो ये जीवक चिंतामणि है। जीवक चिंतामणि है, ये क्या है? तो ये तमिल का गौरव ग्रंथ है। इसके आगे सवाल क्या है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जो जीवक चिंतामणि है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये क्या है? तो एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? तो तिरुतक्त देवर जो है ये इसके रचयिता हैं। इसे कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो 13 खंडों में विभाजित किया गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने कुल पद हैं। तो 3145 कुल इसमें पद हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो नगरों में विन्यास के लिए अगर देखा जाए तो ये शतरंज बोर्ड यानी बिसात की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या फिर त्रिभुजाकार पद्धति। एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि शतरंज बोर्ड यानी कि बिसात पद्धति हो गई या फिर ग्रिड पद्धति हो गई, ये लगभग एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई एक ऑप्शन बताना है हम लोगों को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ग्रिड पद्धति होगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इनके मकान जो मिले हैं ये कैसे मिले हैं। तो ये पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। कैसे मिले हैं? तो पक्की ईंटों के ये मकान मिले हैं। यह केवल डलहौजी के निर्माण कार्य यानी कि सड़क और तार ही थे। यह केवल डलहौजी के निर्माण कार्य ही थे जो उसने पंजाब में प्रशासन स्थापित किया। उन्हीं के कारण अंत में विद्रोह शांत हो सके। यह कथन निम्न में से किसका था? तो ये कथन किसका था? जॉन लॉरेंस का, जेम्स आउट्रम का, टी.आर. होम्स का या फिर लॉर्ड वेलेस्ली का? इनमें से किसका था? तो ये कथन जो है ये टी.आर. होम्स का था। किसका था? टी.आर. होम्स का था। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से किसके द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया? जय हिंद का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। इनमें से किसने जय हिंद का नारा दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये वही सुभाष चंद्र है जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसकी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र ने कब की थी? तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहीं कहीं आप लोगों को ये भी देखने को मिल जाएगा कि 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी और सुभाष चंद्र बोस उनका नियंत्रण कर रहे थे, यानी कि उसका नियंत्रण जो है वो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को स्थानांतरित किया था।
1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर प्रश्न से ही एक चीज़ निकल कर के आता है, एक और प्रश्न निकल कर के आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। कब हुई? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी में की गई थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पुणे में की गई थी। कलिंग के युद्ध की विजय का तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये किस शिलालेख में है? शिलालेख 1 में है, 2 में है, 12 में है या फिर 13 में है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध और उसके विजय, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है? तो ये 13वें शिलालेख में किया गया है। किसमें किया गया है? 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? तो कलिंग के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बारे में यानी कि जो कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है वो अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपित नहीं हुआ है? तो कौन सा ऐसा पशु है जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों पर भी नहीं है और टेराकोटा जो आकृतियां हैं उस पर भी नहीं है? तो ये कौन है? गाय है, हाथी है, गेंडा है या फिर बाघ है? इनमें से कौन है? कौन है जिसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता है? तो वो गाय है। क्या है? गाय है जिसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता है। इसका चित्र किसी मोहर पर भी नहीं है। इसका चित्र किसी टेराकोटा कलाकृतियों पर भी नहीं उत्कीर्ण किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 1857 से पहले के विस्फोट सैनिक अथवा असैनिक वास्तव में एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ थी। पहले पृथक पृथक उफान मिलाकर 1857 का विस्फोट और फिर दावानल बन गया। यह कथन किसका था? ये कथन किसका था? कथन क्या है? 1857 से पहले के विस्फोट सैनिक अथवा असैनिक वास्तव में एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ थी। पहले पृथक पृथक उफान मिलाकर के 1857 का विस्फोट और फिर दावानल बन गया। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये किसका है? तो अलेक्जेंडर डफ का है, आरसी मजुमदार का है, एसएन सेन का है या फिर एरिक स्टोक्स का है? किसका है ये कथन? तो ये कथन जो है ये है आरसी मजुमदार का। किसका है? आरसी मजुमदार का है। राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है ये भारत के बाहर हुई? तो इनमें से कौन है? तो इनमें से ये ज्योतिबा फुले हैं, राजा राम मोहन राय हैं या फिर दयानंद सरस्वती हैं या फिर रामकृष्ण परमहंस है? कौन है जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो इनमें से राजा राम मोहन राय हैं जिनकी मृत्यु क्या हुई थी? भारत के बाहर हुई थी। इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अब देखेंगे राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 सितंबर। कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 में हुई थी। कब हुई थी? 1833। 27 सितंबर 1833 को क्या हुई थी कि धर्म सुधारक राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो भारत से बाहर किस जगह पर हुई थी? तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ऑप्शन है हमारा 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में या फिर 261 ईसा पूर्व में। कब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्यूकस कौन था। तो सेल्यूकस कौन था इसको हम लोग देखेंगे। तो जो सेल्यूकस था ये किसका?
तो सिकंदर का, किसका, तो सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। किसका प्रमुख सेनापति था, तो सिकंदर का प्रमुख सेनापति जो था वो कौन था, तो वो सेल्यूकस था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक जो था वो सेल्यूकस ही बना। बेबीलोन का शासक कौन बना, सेल्यूकस ही बेबीलोन का शासक बना। इसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया, तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके साथ और चीज़ हम लोग देखेंगे कि सेल्यूकस का पूरा नाम क्या है, तो सेल्यूकस का जो पूरा नाम है वो क्या है, सेल्यूकस निकेटर है। क्या इसका नाम है, तो इसका जो पूरा नाम है ये क्या है, तो सेल्यूकस निकेटर इसका नाम है। ठीक है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, तो युगल सावधान का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला है, तो लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से या फिर रंगपुर से। कहाँ से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, यानी कि 2 शवों को एक साथ दफनाया गया हो, तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ऐसा साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है लोथल। और लोथल जो था वो क्या था, एक पत्तन नगर था। क्या था, एक पत्तन नगर था। 1838 में बंगाल में भूमिधारियों की सोसाइटी का गठन किया गया था। 1838 में बंगाल में भूमिधारियों की सोसाइटी का गठन किया गया था। इस गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस गठन का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या था, तो इस गठन का मुख्य उद्देश्य देखते हैं निम्न में से क्या था, तो किसानों के हित का समर्थन करना, सरकार की भू राजस्व व्यवस्था का विरोध करना, कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण का विरोध करना, या फिर सरकार की नस्ल भेदी नीति का विरोध करना। इनमें से क्या चीज था। 1838 में बंगाल में भूमिधारियों की सोसाइटी का गठन किया गया था, तो इसके गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो ये था कर मुक्ति भूमि के अधिग्रहण का विरोध करना। कर मुक्ति भूमि के अधिग्रहण का विरोध करना, राइट आंसर ऑप्शन सी। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था किसे, तो वो कश्मीर है, हैदराबाद है, पटियाला है या फिर मैसूर है। तो 1947 के बाद यानी कि आज़ादी के बाद किसे बलपूर्वक मिलाया गया था, यानी सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक किसे भारत में मिलाया गया था, तो वो था हैदराबाद। किसे मिलाया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था। तो हैदराबाद को जब यहाँ पर मिलाया गया था और इसे बलपूर्वक मिलाने का कारण एक और था, क्योंकि हैदराबाद जो है वो चारों तरफ से भारत की सीमा से सटा हुआ था, यानी कि भारत के किसी मध्य बिंदु पर यानी कि किसी बीच वाले स्थान पर ही आता है। तो यहाँ पर अगर बीच में कोई अलग देश बन जाए तो ये चीज़ें सही नहीं होगा, तो इसलिए इसे सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक क्या किया गया, भारत में मिलाया गया। इसे जब भारत में मिलाया गया तो जिस सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसे मिलाया गया उसे क्या कहा गया, तो उसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। उसे क्या कहा गया, ऑपरेशन पोलो कहा गया। यानी कि ऑपरेशन पोलो जो अभियान था उसके द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। इसका नाम ऑपरेशन पोलो इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय में विश्व में सबसे ज़्यादा जो पोलो के मैदान थे वो हैदराबाद में थे। करीब करीब 17 जो हैं वो पोलो के मैदान हैदराबाद में थे, तो इस कारण से इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के तरफ से ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किसने किया। भारत की तरफ से ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किसने किया, तो ये मेजर जनरल A.N. चौधरी ने किया। किसने किया, मेजर जनरल A.N. चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। और ये सब जो है ये कब हुआ था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ऑपरेशन पोलो जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 13 सितंबर 1948 को, कब 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। और इसके बाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा उसने क्या किया कि हैदराबाद के निजाम को पदच्युत किया और उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया।
ये सब जो है ये किसके वजह से संभव हो पाया था, तो हमारे देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, तो इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर था, तो ये हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म स्थान है कमार पुकुर गांव में, हुगली जिला या फिर नदिया जिला या फिर वर्धमान जिला या फिर 24 परगना। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म स्थान है ये कमार पुकुर गांव हुगली जिला में है। कहाँ पर है, तो हुगली जिला में इनका जन्म स्थान है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, तो ये क्या नाम था, गदाधर, क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय जो है वो इनका नाम था। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस का नाम जो वास्तविक नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। और इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम था तोतापुरी। इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का जो नाम था वो था तोतापुरी। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इनका बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, यानी इनका वास्तविक नाम कहा जाए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, कौन सा राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहता था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था या फिर बिंदुसार था। तो जनता के संपर्क में रहने वाला जो शासक था वो कौन था, तो अशोक था। कौन था, अशोक था। राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक जो है ये किस साम्राज्य का था, तो अशोक मौर्य साम्राज्य का था। किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था ये। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न में ही एक और प्रश्न है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जो है वो सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ, सिंधु क्षेत्र में हुआ। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे, तो इसे कॉटन कहते थे, सिंडन कहते थे, रुई कहते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो ये लोग इसे सिंडन के नाम से पुकारते थे। किसे, सिंडन के नाम से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था। राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था, तो सबसे लंबे समय तक जो आंदोलन चला वो कौन सा था, तो वो भोमट था, बेगू था, मेव था या फिर बिजौलिया था। कौन सा था, तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजस्थान में जो किसान आंदोलन था वो बिजौलिया आंदोलन था। कौन सा था, तो बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन जो है ये किसानों के द्वारा किया गया, यहीं पर हम लोग प्रश्न में ही देख रहे हैं, ये किसानों के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था, तो ये अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरोध में किया गया था। अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरोध में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1897 में किया गया था। कब, तो 1897 में किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और इससे जो भी संभव हो सकने वाला था तो उस प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर यानी कि नए प्रश्नों को भी देखे। तो जो भी चीज़ आप लोगों को नया नज़र आए तो उसे बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार उसे देखिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा ताकि कोई भी इससे दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।